हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका हम लोग पार्ट 1 बनाए थे, जिसमें 35 सब्जेक्टिव बनाए थे। आज हम लोग पार्ट 2 जो है, जिसमें शेष जो 35 सब्जेक्टिव है उसका सलूशन जो है आपको आंसर के साथ साथ जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी हम देने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि फिर अगला जो है आपका वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन जा सके। चलिए अगला जो है सवाल हम लोग देखते हैं। 35 जो है हो गया था, 36 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक 36 जो है ठीक है, नहीं आ रहा है, बंद कर दिया था। तो 36 से जो है हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि बायोलिस्टिक गन क्या है। बायोलिस्टिक गन जो है यहाँ पर बायोलिस्टिक गन जो है सूटेबल फॉर, तो डीएनए अंगुली छापन के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, पुनर्योजक डीएनए के निर्माण के लिए, संयुग्मन के लिए। तो बायोलिस्टिक गन जो है प्लांट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए जो है किया जाता है बायोलिस्टिक गन का। इसीलिए जो है सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में अब अगला जो है अंग्रेजी वाला में जो है आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट सेल 37। अगला जो हम लोग का सवाल है इसमें आपको देखना है, कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक, भारत के जो है जीवाश्म वैज्ञानिक प्लेंटोलॉजिस्ट जो है इंडिया का बी सहनी है। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंजाइम। तो इस एंजाइम का जो है नाम, आप कवक कोशिका से जब डीएनए निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक काइटिनेज एंजाइम जो है यूज करते हैं। काइटिनेज, जब आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना होता है, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करना होता है, अगर हमारा सेल क्या है, कवक फंगल सेल है, कवक कोशिका है, और उसमें से ये डीएनए को क्या करना है, अलग करना है, तब हम यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगाएंगे, काइटिनेज एंजाइम क्या करेगा, इसके दीवार को तोड़ेगा और डीएनए हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। इस तरह से ये काइटिनेज जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है। प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है, ये सवाल है हम लोग के पास। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियो एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम कौन सा है। तो आरएनएज एक न्यूक्लियस एंजाइम है। प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। डीएनएज ये भी जो है न्यूक्लियस एंजाइम है। तो बच जाता है HindII। ये HindII जो है एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है। समझिए कि पहला जो है, पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। HindII का जो है नाम, ये पहला, सबसे पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। उसके बाद में अगला सवाल है हम लोग का, एक जीन
जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में करता है वह है ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये जो है सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है, चरण वर्ण योग्य चिन्हक। ये इसका डेफिनेशन ही है कि ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल, उसको हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल कहता है कि निम्नांकित में विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड जो है निकाल कर एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं और उससे जो हम लोग क्या करते हैं बच्चों का जो है सेक्स और सेक्स से रिलेटेड जो है जानकारी करते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस सब का जांच कर सकते हैं। एम्ब्रायो का जो है सेक्स जांच कर सकते हैं, ये सब जांच कर सकते हैं। और जॉन्डिस का जो है पता हम नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग का एक्यूरेट आंसर कौन हो जाएगा, जॉन्डिस। पीलिया का पता हम एमनियोसेंटेसिस के द्वारा नहीं पता लगा सकते हैं, उसके लिए बिलिरुबिन टेस्ट कराना पड़ता है। हम एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जॉन्डिस का पता नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा जॉन्डिस। अगला सवाल हम लोग का है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, जुलाई 11 इज ऑब्जर्व्ड एज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। उसी तरह से दिया है विश्व पर्यावरण दिवस से वो दिया है, तो ये पता है कि ये 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर अगला सवाल हम लोग का है कि गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक, गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। माने MTP को जो है गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जा सकता है, माने कितना सप्ताह तक MTP कराया जा सकता है, एबॉर्शन कराया जा सकता है, गर्भपात कराया जा सकता है। तो 12 सप्ताह तक जो है सेफ पीरियड माना जाता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। आप उस समय MTP करा सकते हैं, सुरक्षित काल है। उसके बाद में रिक्सियर हो जाता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे MTP कराना रिक्स हो जाता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। अगला हम लोग का सवाल है कि एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी बीडल एंड टॉटम जो है किया है। उसके बाद में हम लोग का अगला जो है सवाल है जंक DNA क्या है। जंक DNA, व्हाट इज जंक DNA। तो इसका जो है इंट्रॉन होगा। जंक DNA की परिभाषा है, देखिएगा, यूकैरियोटिक जो जीन होता है, यूकैरियोटिक जीन वो स्प्लिट जीन होता है। ये यूकैरियोटिक जीन है, ये स्प्लिट जीन है। स्प्लिट जीन का मतलब होता है कि जिसका बनावट टुकड़ा टुकड़ा में हो, मतलब एक टुकड़ा जो है इंट्रॉन का हो, एक्सॉन का हो, इस तरह से एक्सॉन इंट्रॉन के रूप में जो है उसका जीन सजा हो DNA पर, उसी को स्प्लिट जीन कहते हैं। तो स्प्लिट जीन पे जो है 2 पार्ट होते हैं, एक इंट्रॉन और एक एक्सॉन पार्ट होते हैं। तो इंट्रॉन जो होता है, इंट्रॉन वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। क्या होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है।
और एक्सॉन जो है कोडिंग पार्ट होता है, कोडिंग पार्ट होता है। तो इस नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रॉन को जंक डीएनए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन जंक डीएनए। कारण कि इस पर कोई भी, हम लोग जंक का मतलब समझते हैं कि जिस पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, जंक का मतलब होता है। तो जंक डीएनए का ही डिफिनेशन है कि इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ स्प्लिट जीन, नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जंक डीएनए। इसलिए आंसर हो जाएगा इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए इज जंक डीएनए। चलिए अगला सवाल है, आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड होता है। आनुवंशिक कोड जो है कॉमा रहित भी होता है, कॉमालेस। हम लोग जेनेटिक कोड का कैरेक्टर पढ़े हैं तो उसमें कॉमालेस भी दिया है और वो यूनिवर्सल भी है। इसलिए आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इम्प्लाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? तो जिफ्ट है। इसमें क्या करते हैं, जाइगोट को जो है बाहर जो है इन विट्रो हम लोग क्या करते हैं, जाइगोट डेवलप करके और जो इनफर्टाइल फीमेल है उसके जो है फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला तकनीक है। इसको हम लोग IVF भी हम लोग कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए जिफ्ट जो है ज़्यादा इसका एक्यूरेट आंसर है। अगला सवाल है कि न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है तो न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है मिलके क्या करता है, जो है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। फिर अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये आपको याद करना है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला सवाल हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? निपैंथिस पिक्चर प्लांट, ये एक कीटभक्षी पौधा है निपैंथिस, वो जो है क्या है, लुप्त प्राय सूची में है, इंडेंजर्ड लिस्ट। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन है, नदी डॉल्फिन। अगला सवाल हम लोग का है कि कौन सा समापन कूट है? कौन सा समापन कूट है? टर्मिनेशन कोड। समापन कूट का मतलब हो गया, टर्मिनेशन कूट का मतलब हो गया जो स्टॉप कर दे, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दे जो कोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कोड। और टर्मिनेशन कोडन तीन है, तीन में यू आ, हम लोग याद करने के लिए हम लोग रखते हैं यू आ माने यू ए, यू गा माने यू जी ए, और यू आग, इसी को लिख देते हैं यू आग। ये तीन है। अब ये तीनों में से जो हम लोग को मिलेगा वो चेक देंगे। तो यू ए जी देखिए यहाँ पर, इसलिए ए आंसर होगा, बाकी कोई है नहीं।
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही देगा, ये तीनों में से कोई दे सकता है। इसीलिए आप टर्मिनेशन कोडॉन 3 होते हैं पूरे जेनेटिक कोड में, 64 जेनेटिक कोड होता है। उस 64 जेनेटिक कोड में से ये 3 जेनेटिक कोड क्या है, टर्मिनेशन कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, और इसमें चॉइस में हम लोग को ये दिया है। हो सकता है कि इसको बदल के इसमें से कोई डाल दे, इसलिए तीनों याद रखिएगा तो अच्छा होगा। चलिए, कहता है कि प्राकृतिक, अगला सवाल है, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक तरीका है जिसमें हम लोग किसी जीव को उसका नेचुरल हैबिटेट में रह के, उसके प्राकृतिक आवास में ही रह के उसका संरक्षण करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण। स्व माने खुद, उसके ही स्थान पर रह के हम उसका संरक्षण कर रहे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। फिर अगला सवाल हम लोग का है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का खोज, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का खोज किसने किया? पैसिव इम्यूनिटी वाज डिस्कवर्ड बाय, आपको एमिल वान बेहरिंग जो है वैज्ञानिक है जिसने पैसिव इम्यूनिटी की खोज की थी। अगला सवाल हम लोग का है कि प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, प्लाज्मा सेल प्राप्त होती है मेमोरी बी सेल से, हेल्पर टी सेल से, मेमोरी टी सेल्स। तो मेमोरी बी सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल का जो है निर्माण करता है। अगला सवाल, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? अगला हम लोग का सवाल है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो आपका वायरिसुला जोस्टर एक वायरस है, वायरिसुला जोस्टर, जिसके कारण जो है क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी होती है? मोलिकुलर सीजर। मोलिकुलर सीजर हम लोग किसको बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलर सीजर। आणविक कैंची ये डीएनए को क्या करता है, एक विशेष स्थान से काटता है। तो आणविक कैंची कौन हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोग का कि एक मानव निर्मित एलोपोलीप्लोइड अनाज की फसल है ट्रिटिकेले। ट्रिटिकेल जो है पहला मानव निर्मित एलोपोलीप्लोइड अनाज फसल है। इसमें क्या किया गया है कि व्हीट और राई, व्हीट और राई के बीच क्रॉस करा के एक पौधा तैयार किया गया ट्रिटिकेल, जो इसी को हम लोग पॉलीप्लोइड बोलते हैं ना, जिसमें 2 डिफरेंट स्पेसीज के क्रॉस कराकर जो हम पौधा तैयार करते हैं वो क्या कहलाता है? एलोपोलीप्लोइड। तो व्हीट और राई के बीच क्रॉस कराकर एक पौधा तैयार किया गया, व्हीट और राई के बीच क्रॉस कराकर जो पौधा तैयार किया गया था फसल, वो ट्राइटिकल था, इसलिए इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि लिलियेसी कुल के कॉलिकम ऑटोमेनेल से प्राप्त अल्कलॉइड क्या प्रेरित करता है? अल्कलॉइड फ्रॉम कोल्चिकम ऑटोमोनेली, ए फैमिली लिलियेसी के पौधा से निकलने वाला जो है क्या है, एक अल्कलॉइड है जो पॉलीप्लोइडिक बहुगुणिता को क्या करता है? इंड्यूस करता है। बहुगुणिता के लिए क्या करता है? इंड्यूस करता है। चलिए, अब अगला सवाल है हम लोग का कि प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार में की गई थी? तो SCID, सीड जो है बीमारी है, इसको हम लोग सीड भी पढ़ते हैं। तो इस सीड बीमारी जो है किसको बोलते हैं? इसमें जो है ADA की कमी हो जाती है इस बीमारी में। और प्रथम बार जो जीन थेरेपी किया गया था
प्रथम बार जो जीन थेरेपी किया गया था 4 वर्षीय लड़की पर, आपको जीन थेरेपी के बारे में आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि एक 4 वर्षीय लड़की में जो है एडीए की कमी हो गई थी, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और उसी पर जो है जीन थेरेपी के द्वारा उसका इलाज किया गया था। उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, SCID, सीड बीमारी कहते हैं। इसीलिए जीन थेरेपी जो है सीड नाम की बीमारी के ट्रीटमेंट में इसमें क्या हो जाता है, एडीए की कमी हो जाती है, और वहीं जीन थेरेपी पहला बार किया गया था। चलिए, कहता है कि तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेलोएडोगाइनी इनकोग्निटा से संक्रमित होता है, तो ये जड़ को क्या करता है, संक्रमित करता है। फिर अगला अब हम लोग का सवाल है कि पहला क्लोन पशु है, पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ है। ये बात आप याद रखिएगा कि क्लोन, पहला क्लोन एनिमल के रूप में जो है, पशु के रूप में किसको तैयार किया गया था, डॉली नाम का भेड़ जो है तैयार किया गया था। चलिए, अगला सवाल है कि शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। नॉइज पोल्यूशन जो है क्रिएटेड इफ नॉइज इज इन एक्सेस टू, तो इसका जो है मान है आपको 80 से 99 डेसीबेल जो है, अगर इससे ज़्यादा ध्वनि है तो क्या होगा, वो नॉइज पोल्यूशन का कारण बनेगा। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, कौन से जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, बायोडिग्रेडेबल। तो पॉलीथीन तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, डीडीटी तो एकदम है। उसके बाद में बच जाता है सीवेज, वाहित मल जो होता है ना, नली उली के द्वारा, नाला नाली के जल के द्वारा जो गंदगी पदार्थ जो बहा के ले जाया जाता है, वाहित मल, सीवेज, वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। चलो, अगला सवाल हम लोग का है कि CO2 से अधिक विषैला CO होता है। चलिए, CO2 से अधिक विषैला CO होता है, क्यों? तो CO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या करेगा कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है, इसलिए जो है क्या है, वो CO2 से भी ज़्यादा विषैला है। चलिए, अगला सवाल हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है। तो जल की शुद्धता के लिए हम लोग क्लोरेला को जो है यूज करते हैं। क्लोरेला जो है क्या करता है, जल की, कारण कि ये ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हम लोग क्लोरेला का जो है एक्सपेरिमेंटली लेते हैं, तो क्लोरेला जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा ओपिएट्स नारकोटिक्स है। तो ओपिएट्स नारकोटिक्स जो है मॉर्फिन है, मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन, मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन, ये सभी क्या हैं, ओपिएट नारकोटिक्स हैं, जो स्पेशल जो ओपिएट्स सेंटर को क्या करता है, इफेक्ट करता है बॉडी में, और ये जो है क्या होते हैं, पेन किलर के रूप में जो है यूज किए जाते हैं। तो ओपिएट नारकोटिक्स के रूप में मॉर्फिन इसमें दिया है, इसके बदले में और भी दे सकता है, मॉर्फिन होगा इसका आंसर। फिर अगला हम लोग का सवाल है कि डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है। डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है, ए अवशेष पर, टी अवशेष पर, सी अवशेष पर, ए और सी दोनों। तो सी रेसिड्यूज पर जो है इसका क्या होगा, मिथाइलेशन होगा। साइटोसिन का हम लोग डायग्राम बनाए थे ना, ये सी अवशेष का मतलब क्या हो गया, साइटोसिन हो। तो साइटोसिन का जो डायग्राम हम लोग बनाते थे कभी, तो उसके 5वां नंबर कार्बन पर क्या होता था, मिथाइल ग्रुप जो है जुड़ता था, मिथाइलेशन। तो डीएनए के स्ट्रैंड पर
जो मिथाइल जुड़ता है उसी को मिथाइलेशन कहते हैं, और इसी साइटोसिन रेसिड्यूज प्रोसेस पर क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। चलो अगला सवाल हम लोग का है कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है प्रतिकृतिकरण उसी को बोला गया है। डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है 5-3 दिशा में। रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है? हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन पूछे, रेप्लिकेशन पूछे, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों की दिशा क्या है? 5-3 में है। तो यहाँ रेप्लिकेशन पूछा है तो कभी हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन भी पूछ दे, तो सेम जो है लगाना है। फिर अगला सवाल हम लोग का है कि एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का कहाँ निर्माण होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, केंद्र के अंदर होगा। आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? डीएनए होता है, और यही डीएनए क्या करता है? एमआरएनए का निर्माण करता है। और यहाँ से ये एमआरएनए कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आता है, और वहाँ पर जो है राइबोसोम के साथ जुड़ के अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ सवाल किया है कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो एमआरएनए का निर्माण कहाँ हुआ है? सेल के न्यूक्लियस में हुआ है, केंद्र में हुआ है। इसलिए एक्यूरेट आंसर क्या होना चाहिए? बी। चलिए अगला जो है, अब इस तरह से 70 क्वेश्चन का जो हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए हैं। इसमें अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि फिर और भी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी और पूछे गए सवाल है जिसमें से रिपीट भी करता है, तो हम जो है क्या करेंगे, उसका सबका वीडियो जो है बना के डालेंगे। आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, तब मन लगेगा और हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम का मौसम है और मौसम ठंडा भी है, इसमें एकदम आराम से बढ़िया से भोजन करके और रज़ाई के अंदर रह के खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।